हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के छठे व्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पहले और दूसरे व्लॉग में अपने जीवन की उस कहानी को शुरू किया जो हमारे जीवन में एक नया अध्याय लेके आई। जब आपके बच्चे स्कूल पास कर जाते हैं और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए जब वो अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलते हैं, चाहे वो आपके घर से थोड़ा दूर या काफ़ी दूर दिल्ली गए हों, मुंबई गए हों, पूना गए हों, भारत के किसी भी हिस्से में गए हों, या फिर भारत से बाहर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप कहीं भी गए हों, लेकिन मुद्दा यह है कि बच्चा अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर जब कहीं भी बाहर जाता है तो ना तो परिवार के लिए आसान होता है और ना ही उस बच्चे के लिए। तो मेरी कहानी, क्योंकि मेरा बच्चा काफ़ी दूर कनाडा गया पढ़ाई करने के लिए। हमारे भारत से कनाडा लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है, 11,000 किलोमीटर। इंडिया से कनाडा जब हम सीधी फ़्लाइट पकड़ते हैं तो नॉन स्टॉप फ्लाइट अगर आप पकड़ें और जहाज़ जो कि हज़ारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से उड़ता है, तो दोस्तों 17 घंटे का सफ़र लगता है भारत से कनाडा जाने में। नॉन स्टॉप वो जहाज़ उड़ता है और 17 घंटे लगातार उस जहाज़ में बैठकर आप कनाडा पहुंचते हैं। और कनाडा में भी जब आप टोरंटो या वैंकूवर में उतरते हैं, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी यदि और आगे है, जैसे मेरे बेटे की यूनिवर्सिटी, जब वो टोरंटो में उतरा तो वहाँ से करीब 2-2.5 घंटा दूर एक और फ़्लाइट उसको पकड़नी पड़ी। तो देखिए दोस्तों, कितनी दूर बच्चा जाता है। इतनी दूर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको अचानक बच्चे के पास जाना हो, उससे मिलने, तो आप एकदम से यूँ नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल। और आजकल जब से कोरोना आ गया, फ़्लाइट्स लिमिटेड हो गई और वीज़ा मिलना भी आसान उतना नहीं रहा। तो बड़ी समस्याओं का सामना ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को करना पड़ रहा है जिनके बच्चे काफ़ी दूर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने व्लॉग में जब पीछे छोड़ा था लास्ट मोमेंट पर, तब हमारे बच्चे का पहला सेमेस्टर चल रहा था। बच्चा जब वहाँ पहुँचा तो लगभग उसका पहला सेमेस्टर जब कंप्लीट हुआ दोस्तों, तब इस पूरी दुनिया में कोरोना ने अपनी आहट दे दी थी और बड़े स्तर पर भयंकर तरीके से कोरोना के मरीज़ पूरी दुनिया में पाए जाने लगे थे। और तेज़ी से वो खबरें टीवी पर आ रही थी जिसमें यूरोप के छोटे छोटे देशों में कई हज़ार आदमी रोज़ मर रहा था। चाइना में बहुत बुरा हाल था, अमेरिका में उससे भी बुरा हाल था। न्यूयॉर्क और पूरे अमेरिका में धीरे धीरे संख्या 50,000 रोज़ से होते होते 1 लाख रोज़ पर आ गई। तब भारत में भी केस तेज़ी से बढ़ने लगे। जब अमेरिका में ये संख्या हज़ारों से होती हुई लाख में पहुंची, तो यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी पेरेंट्स के बच्चे अमेरिका में या फिर कनाडा में पढ़ रहे थे, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो हमें भारी चिंताओं ने घेर लिया। कोरोना का खौफ ज़बरदस्त था और उस खौफ के बीच जब ये खबरें रोज़ आती कि अमेरिका में इतने लोग मर रहे हैं, तो कई बार तो हम ये सोचकर हैरान हो जाते कि दुनिया का सबसे एडवांस देश है अमेरिका और वहाँ लोगों का इतना बुरा हाल, तो फिर बाकी देशों की क्या बिसात। कनाडा में भी केसेस कम थे, लेकिन चिंताएं हमारी पूरी थी कि वहाँ केसेस कम है, जब बढ़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन फिर भी ईश्वर का काफ़ी ये शुक्र रहा कि कनाडा में हमेशा ही केस थोड़े कंट्रोल में रहे। उसका कारण ये है दोस्तों, कनाडा भारत से 3 गुना बड़ा देश है और जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वहाँ की जनसंख्या, अगर भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है और कनाडा में 3 भारत के बराबर ज़मीन है, तो उस हिसाब से अगर भारत हम कैलकुलेट करें तो 130 × 3 390 करोड़ जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन कनाडा की जनसंख्या सिर्फ 4 करोड़ है, भारत से 3 गुना बड़ा, और जनसंख्या सिर्फ 4 करोड़। 4 करोड़ भी अभी पूरी नहीं है। खैर, हम अपने बच्चे से बात करते, यूनिवर्सिटियाँ तेज़ी से बंद होने लगी और यूनिवर्सिटियों ने अपने बच्चों को ये कह दिया कि आप तुरंत अपने घर निकल जाएं। बच्चे तुरंत अपने घर नहीं निकल पाए क्योंकि
फ़्लाइट्स बंद होने लगी थी, हॉस्टल में बच्चे कमरों में कैद होकर रह गए। मेरा बेटा एक पार्ट टाइम जॉब करता था, वो जॉब उसको छोड़नी पड़ी। जॉब नहीं थी, कमरे में सब बंद, हॉस्टल भी लगभग खाली हो गए थे क्योंकि जो बच्चे आसपास के थे, कनाडा के या फिर बिल्कुल आसपास के देशों के, वो सब निकल गए थे। कुछ गिने चुने बच्चे और ख़ास तौर से कुछ भारतीय बच्चे रह गए थे। पूरे फ्लोर पर, मेरा बेटा जिस फ्लोर पर था, हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर था वो, उस पूरे फ्लोर पर केवल 2 बच्चे थे, एक मेरा बेटा और एक उससे कुछ दूरी पर दूसरे कमरे में एक और बच्चा। पूरा दिन काटना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ऊपर से खौफ का साया भी था कोरोना का, और पार्ट टाइम जॉब नहीं थी, खर्चा चलाना मुश्किल, या फिर ये कह लीजिए पेरेंट्स के ऊपर वो ज़िम्मेदारी आ गई। पेरेंट्स ने जैसे तैसे वहाँ बच्चों को भेजा था और ऊपर से ये सब चीज़ें। खैर उस वक्त हमारा बेटा हॉस्टल में रह रहा था। अभी तो आजकल वो बाहर उसने रूम रेंट पर लिया हुआ है। वहाँ जो किचन होती है, बच्चा बाहर से खाने का सामान ला करके किचन में अपना सामान रखता है, फ्रिज में अपना सामान रखता है और अपना खाना खुद बनाता है, खाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल में वहाँ ये शुक्र था कि चलो उस वक्त उनको खाना बराबर मिल रहा था, लेकिन वो समय काटना बहुत भारी था। यहाँ हमारा समय नहीं कट रहा था, हमारे बच्चों का समय नहीं कट रहा था। धीरे धीरे महीना बीता, 2 महीने बीते, और फिर भारत सरकार की वंदे योजना शुरू हुई, जिसमें वंदे फ़्लाइट्स के नाम से वो योजना थी, और वो जहाज़ जा कर के बाहर से स्टूडेंट्स को ला रहे थे। उसमें खर्चा काफ़ी बढ़ गया था, गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा मोटा खर्चा ले रही थी और तब बच्चे आ रहे थे। तो उसी दौरान थोड़ा समय लगा और हमारे बेटे की फ़्लाइट भी जैसे तैसे बुक हुई और वो कई महीने बाद यहाँ बीच में आ पाया। फिर उसकी 1 सेमेस्टर ऑनलाइन यहीं पे क्लास चली, और कुछ समय तक, जब तक ये कोरोना का खौफ या ये कोरोना कम नहीं हो गया, वैक्सीन लोगों को नहीं लग गई और फ़्लाइट्स दोबारा स्टार्ट नहीं हो गई, तब जाके बच्चे दोबारा वापस गए। लेकिन दोबारा वापस जाने में हर देश की गवर्नमेंट के अलग नियम थे। कनाडा में ये नियम बनाया गया कि आप वहाँ हिंदुस्तान में अपना RT-PCR का टेस्ट कराएंगे, आपको दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए, और जब आप अपना टेस्ट करा के हिंदुस्तान से उड़ेंगे तो आप डायरेक्ट कनाडा नहीं आएंगे, आप पहले किसी दूसरे देश में वहाँ जाएंगे और उस देश में आप फिर कोरोना का टेस्ट कराएंगे और वहाँ से रिपोर्ट लेंगे, और वो रिपोर्ट 2 दिन में मिलती है। उस दौरान आप उस देश के किसी होटल में स्टे करेंगे। 2 दिन बाद जब वो रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट को लेकर आप फिर फ़्लाइट पकड़ेंगे और फिर आप कनाडा पहुँचेंगे, और कनाडा में भी पहुँचते ही आपका फिर से एक कोरोना टेस्ट होगा, और वहाँ पे उस दौरान आपको अपने रूम में जाने की इजाज़त नहीं थी, आप वहाँ पे भी बाहर किसी होटल के कमरे में रुकेंगे। तो इस तरह का कुछ नियम बनाया गया, और उसका एक पूरा पैकेज एयरलाइंस की तरफ से दिया जा रहा था। वो पैकेज दोस्तों हमें कई गुना पड़ा। अगर ये सब चीज़ें ना होती, ये परेशानियाँ ना होती, तो हमारा बच्चा जितने खर्चे में यहाँ से कनाडा पहुँचता, लगभग 75-80 हज़ार रुपये में वो कनाडा पहुँच जाता। लेकिन ये सारे जो पैकेज के दौरान वो यहाँ से वहाँ गया, बीच में टेस्ट हुए, रुका, होटल में रुकना, खाना पीना, सारे खर्चे मिला के लगभग 3.5-4 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ, और बच्चा जैसे तैसे कनाडा पहुँचा, काफ़ी लंबी कई फ़्लाइट्स करने के बाद। यूँ तो कहने सुनने में अच्छा लगा कि बच्चा यहाँ से उड़ा, मालदीव्स गया, मालदीव्स में 2 दिन रहा, फिर वो मालदीव से उड़ा, कतर पहुँचा, कतर में कुछ घंटे, और कतर से फिर उड़ा टोरंटो पहुँचा। काफ़ी सफ़र उसको ये सब उसने किया, लेकिन खर्चा इस दौरान हमारा बहुत हुआ, और उस खर्चे ने कहीं ना कहीं हमारा बजट, जो हम बच्चे की पढ़ाई के लिए लेकर चल रहे थे, वो बजट उसने हमारा बिगाड़ दिया। खैर फिर वहाँ पर वो पहुँचे, और वहाँ पर उनकी क्लास ऑनलाइन चल रही थी। धीरे धीरे उनकी क्लास फिर वो ऑफ़लाइन हो गई। दोस्तों इस तरह से समय बीतता चला गया, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, और अब 5 सेमेस्टर उसके, इसी साल अप्रैल में उसके 5 सेमेस्टर पूरे हो गए। दोस्तों 12th पास करने के बाद जब बच्चे बाहर जाते हैं और वहाँ ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो ग्रेजुएशन वहाँ पे
4 साल की होती है, 4 इयर्स ग्रेजुएशन। अब इंडिया में भी ये 4 साल की ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगी। तो उसका 4 साल की ग्रेजुएशन का मतलब है 8 सेमेस्टर। तो 5 सेमेस्टर उसके अप्रैल में कंप्लीट हो गए, मई जून, अभी जून चल रहा है दोस्तों। फ़िलहाल वो वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। उस पार्ट टाइम जॉब से वो वहाँ पे अपना रहने का जो उसने कमरा लिया हुआ है किराए पे, और वहाँ खाने पीने का जो सामान बाहर से लाता है, उसके अलावा बच्चों के फ़ोन, इंटरनेट, फ़ोन का बिल, जो कि ये खर्चे हैं, और छोटा मोटा कहीं पर बच्चों को आना जाना पड़ता है बस से, किराया भाड़ा, ये सब, ये जो अपने रहने खाने पीने का जो खर्चा है वो बच्चा वहाँ अपनी पार्ट टाइम जॉब से करीब करीब निकाल लेता है। बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खर्चे निकाल लेता है उसके अलावा पैसे बचा लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खर्चा ही निकाल पाता है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब का मतलब है कि वो सिर्फ हफ्ते में 20 घंटे, यानी कि रोज़ 4 घंटे काम कर सकते हैं, शनिवार इतवार छुट्टी। अगर बच्चा 40 घंटे काम करे हफ्ते में, यानी कि रोज़ 8 घंटे काम करे, तो एक बार को वो अच्छे पैसे कमा सकता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी पढ़ाई का थोड़ा खर्चा निकाल सकता है। लेकिन वहाँ इस तरह की इजाज़त नहीं है। आप पढ़ाई के दौरान केवल दिन में 4 घंटे काम कर सकते हैं। हाँ, जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको फुल टाइम काम मिल जाए, बड़ा मुश्किल होता है। अभी जैसे अप्रैल में उसका सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने की उसकी छुट्टियां हैं, ब्रेक्स हैं। इन ब्रेक्स में बहुत से बच्चे घर वापस आ जाते हैं और बहुत से बच्चे वहीं रह कर के जॉब करते हैं। मेरा बेटा क्योंकि अभी कुछ महीने यहाँ रह गया था, तो अब उसको बार बार बुलाना और फिर वापस भेजना, फिर वही अननेसेसरी इतने खर्चे, आना जाना, ये वो सब। तो हमने इस बार फ़ैसला किया उसने भी कि वो वहीं रहेगा और पार्ट टाइम जॉब करेगा और वहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वहाँ रहेगा, काम करेगा, उससे कुछ उसको एक्सपीरियंस होगा, कुछ सीखेगा, वहाँ कुछ नई चीज़ों का पता लगेगा, कुछ आगे का थोड़ा देखेगा बच्चा। वहाँ जिस समाज में, वहाँ वो समाज हमारे लिए एकदम नया है, वहाँ रहेगा, जितना ज़्यादा वहाँ काम करेगा, लोगों से मिलेगा, वहाँ के बारे में और ज़्यादा जानेगा, अनुभव हासिल करेगा, और वो अनुभव कहीं ना कहीं आगे जीवन में काम आता है। दोस्तों, पढ़ाई का बजट थोड़ा हमारा इस साल बिगड़ गया है इन कई अनावश्यक खर्चों की वजह से। बीच में जब उसकी जॉब नहीं थी और वो वहाँ पे था, तो उसका महीने का खर्चा दोस्तों, अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो लगभग कमरे का किराया और खाना पीना, फ़ोन का जो भी खर्चा, तो वो मिला के मोटा मोटा करीब करीब 50,000 रुपये बैठता है। 50,000 रुपये महीना हमारा INR में खर्च होता है, जो वहाँ जाके सिर्फ कुछ हज़ार या कुछ 800-900 हज़ार डॉलर बैठता है, लेकिन हमारी जेब से 50,000 रुपये निकल जाते हैं। तो बीच में कई महीने उसकी जॉब नहीं थी, तो ये सारा खर्चा भी, ये सारा बर्डन हमारे ऊपर आया, और उस बर्डन को पूरा करने में दोस्तों हमारे पसीने छूट गए, क्या कहते हैं वो, तेल निकल गया, हालत बड़ी ख़राब, कर्जा काफ़ी हो गया अपने ऊपर। बच्चा भी थोड़ा चिंतित था, परेशान था, हम भी काफ़ी परेशान रहे, क्योंकि जब भेजा था उस समय तो यही सोचा था कि अरे वाह, वहाँ तो जा कर के आराम से बच्चा पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, अपने खर्चे खुद उठा लेगा, हमें तो सिर्फ पढ़ाई का खर्चा देना है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, जो हम लाइफ में सोच के चलते हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो पाता। चीज़ें ऊपर नीचे, आगे पीछे होती हैं, और आपका अनुमान कहीं ना कहीं काफ़ी इधर से उधर हो जाता है, जिससे आपका एस्टिमेट बजट बिगड़ जाता है। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा भी बजट अगर बिगड़ जाए तो मामला काफ़ी नाजुक हो जाता है। जो ऐसे परिवार हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं, जिनकी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, जो आराम से ये सारे खर्चे उठा सकते हैं, उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब तक बड़ा सपना नहीं देखोगे, जब तक कुछ बड़ा नहीं सोचोगे, जब तक कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं दिखाओगे, तब तक जीवन में एक अच्छा परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन कैसे आएगा। दोस्तों, वैसे तो मैंने पूरे होशो हवास में, जानते समझते ये फ़ैसला लिया था कि मैं अपने बेटे को बाहर भेजूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन बीच में इतना कठिन समय भी अभी चल रहा है, कई बार ऐसा भी लगा कि यार ये फ़ैसला सही था या गलत था। लेकिन फिर ये लगता है कि फ़ैसला जैसा भी था, पर इसमें ईश्वर की, भगवान की मंजूरी थी। वरना दोस्तों, जब मैंने बेटे को बाहर भेजा, सारे काम खुद किए, अकेले सारे काम, किसी की कोई सहायता नहीं थी।
खुद ही यूनिवर्सिटी ढूंढना है, अप्लाई करना, सारी चीज़ें खुद करना, बच्चे को वहाँ भेजना और उसका वीज़ा और सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ़ीस भेजना, ये सारे काम कैसे होते चले गए और बिल्कुल मक्खन की तरह होते चले गए। और दोस्तों बड़े मज़े में वो वहाँ पहुँचा। तो आप ही बताइए, ईश्वर की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। क्या हमारे इतने बड़े बड़े काम जो जीवन में हमने पहली बार किए, सोचे, देखे और किए और ये हो गए और आज तीसरा साल चल रहा है, तो क्या ये भगवान की इच्छा के बिना, उनकी मंजूरी के बिना क्या ये संभव था? दोस्तों प्रभु की इच्छा थी कि वो बाहर जाए, माँ बाप तो सिर्फ उसके बाहर जाने का माध्यम बने। तो प्रभु की इच्छा के आगे फिर हमारी क्या औकात। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है सब ऊपर वाले की इच्छा से होता है, तो इसका मतलब उसके भाग्य में बाहर जाना था तो उसे कौन रोक सकता था। हाँ, अब दिक्कत आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और बहुत मजबूती के साथ ये मानना है कि जब आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो यकीन मानिए आने वाला समय ऐसा है जब भगवान उन परेशानियों को दूर करेगा और कहीं ना कहीं आपकी वो गाड़ी आगे बढ़ेगी और आपके वो अटके हुए काम आगे बनेंगे और आपका ये काम आगे चलेगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही हमारी परेशानियों का अंत होगा और हमारे बच्चे की पढ़ाई वहाँ आराम से चलती रहेगी। और जो आज जिस आर्थिक संकट से हम गुज़र रहे हैं उससे भी हमें जल्दी ही राहत मिलेगी और हमारे सारे काम ठीक हो जाएंगे। दोस्तों उसके लिए अभी क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसी कोशिशें मैं कर रहा हूँ, या ईश्वर ने मुझे अपने मार्गदर्शन में ऐसा कौन सा रास्ता दिखाया कि शायद मैं आगे उससे पार पा जाऊँ, ये सब चीज़ें अभी आज की तारीख में चल रही हैं। दोस्तों मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ उन जानकारियों को साझा करूँगा। फ़िलहाल हम बेटे से हर दूसरे दिन एक बार बात कर लेते हैं। और बाकी खान पान का तो वहाँ असर काफ़ी पड़ता है। बेटा जब गया था तब उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, अभी वो थोड़ा पतला दुबला सा हो गया है। खाने पीने का असर पड़ता है और कहीं ना कहीं माँ बाप की, परिवार की याद भी बच्चों को आती है, इसका असर भी पड़ता है। जब वो गया दोस्तों अब से लगभग 2.5 साल पहले, तो उसकी सेहत भी काफ़ी अच्छी थी और मेरी सेहत भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी दोनों बाप बेटा थोड़े कमज़ोर से हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक परिवार जब आपस में बिछड़ता है तो ये उसी का असर है। और दोस्तों यकीन मानिए इस दुनिया में जितने भी माँ बाप के बच्चे बाहर कहीं दूर पढ़ रहे हैं, परिवार की याद आना और परिवार से अलग होना, इसका फ़र्क सब पर पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे उल्टे वहाँ जा कर के और ज़्यादा अच्छे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हो गए हैं, ये भी है। पर इसमें मैंने देखा है वो बच्चे काफ़ी हैं जो बाहर जाके, क्योंकि बाहर नॉनवेज काफ़ी चलता है, तो जो लोग नॉनवेज आराम से खा पी लेते हैं, आराम से खा लेते हैं दोस्तों, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सेहतें बढ़िया हो गई हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। रुपए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है। खैर, मैंने तो जब ये काम अपना शुरू किया तो दोस्तों घर बेचना पड़ा, घर बेचा। लोगों ने मेरे इस फ़ैसले को बहुत ही गलत बताया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुझे जो कह रहे थे वो बात गलत है या सही है, लेकिन हाँ, लोगों ने कहा ये तुम्हारा फ़ैसला बहुत ही ऊटपटांग है, बहुत ही गलत है कि तुमने अपना घर बेच दिया, तुम्हारा परिवार सड़क पर आ गया, ये लोगों ने कहा। क्योंकि वास्तव में घर बेचा और अब किराए के घर में रहते हैं, ये सोच कर के चलो जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, तो घर बार तो दोबारा वापस ख़रीदा जा सकता है। लेकिन जीवन में ये मौका, और ख़ास तौर से अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने का एक ख़ास मौका जीवन में बार बार नहीं आता। खैर, जो भी है ईश्वर की जैसी मर्ज़ी, होता वही है और होगा वही जैसी ईश्वर की इच्छा होगी। उसके अलावा काफ़ी थोड़ा कर्जा भी लिया था, छोटे मोटे कुछ लोन्स भी लिए, और ये सारी चीज़ें करके अभी तक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा पा रहा हूँ। अपने घर के खर्चों में बेहद कटौती कर दी है, बेहद कटौती दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। खाने पीने में कटौती कर दी है, कपड़े पहनने बनवाने में बिल्कुल कटौती कर दी है, और कोई भी काम ऐसा बीच बीच में लाइक टाटा स्काई भी बंद कर दिया है, घर में वाईफाई था वो भी बंद कर दिया है। बीच में कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो 1 आध महीने के लिए शुरू कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है हर चीज़ में बेहद कटौती करके काम चलाया जा रहा है, तब जाके
जैसे तैसे अभी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा ये भी सोच लेता हूँ कि चलो अब ज़्यादा समय बाकी नहीं बचा है, मोटा मोटा 1-1.25 साल है बच्चे की पढ़ाई का, और भगवान ने जहाँ 2-2.5 साल, 2.5-3 साल निकाल दिए, वहाँ ये अगला 1-1.25 साल भी निकलेगा दोस्तों। और जब आपकी मंजिल, जब आपका उद्देश्य, आपका सपना थोड़ा बड़ा होता है दोस्तों, तो बड़ी चीज़ में थोड़ी परेशानियाँ तो आती ही हैं, ऊपर नीचे थोड़ा जीवन की नाव हो जाती है, लेकिन ये भी बात पक्की है कि आप लगे रहो, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे, तो झटके खा कर के गाड़ी मंजिल पर ज़रूर पहुंचती है। और आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए, आप लोगों का साथ। आप जब मेरे बारे में, ये मेरी व्लॉग्स पे मेरी कहानी देखते हैं, सुनते हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कहीं ना कहीं आप मेरे प्रति जब सोचेंगे कि हाँ यार, ये इंसान कैसे क्या कर रहा है, चलो ईश्वर करे इसके ये काम हो जाएं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी वो दुआएं मेरे बहुत काम आएंगी। और आप ही मेरा नया परिवार हैं, आप ही मेरे नए दोस्त हैं, और आपको जब मैं अपनी ये दास्तान सुनाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा दिल थोड़ा हल्का भी हो जाता है। और अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में या कभी इस तरह से मुझे जब कहते हैं कुछ चीज़ें कि चिंता मत करो, प्रभु की कृपा से आपकी नैया पार हो जाएगी, तो यकीन मानिए दोस्तों मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो दोस्तों अब मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी चीज़ें, अगर मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया है दोस्तों, काफ़ी अच्छी संख्या में मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। नीचे लिखा हुआ है लाल रंग में सब्सक्राइब, उसको उंगली से छू दो। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मुझे आपके इस सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों मेरा ये व्लॉग पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।